नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के 1206 से लेके 1526 के बीच का हमको टाइम ड्यूरेशन कवर करना है। 1206 से लेके 1526 के बीच में टोटल 5 डायनेस्टी राज करती हैं। पहली डायनेस्टी जो होती है उसमें से होती है स्लैब डायनेस्टी। ये 1206 से लेके 1290 के बीच में शासन करती है। दूसरी होती है खिलजी डायनेस्टी, 1290 से लेके 1320 के बीच में शासन करती है। तीसरी डायनेस्टी होती है तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेके 1414 के बीच में शासन करती है। चौथी जो डायनेस्टी होती है सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेके 1451 के बीच में डायनेस्टी राज करती है। ये लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 के बीच में शासन करती है। इन पांचों डायनेस्टी को लाइन से याद करना जरूरी है। इन पांचों डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद करना जरूरी है। तो स्लैब डायनेस्टी, स्लैब को हिंदी में गुलाम वंश भी कहते हैं, या इसका दूसरा एक नाम होता है मामलुक डायनेस्टी। ये दो नाम से ये जानी जाती है। ठीक। इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद आती है तुगलक। तुगलक डायनेस्टी जो होती है वो 1320 से लेके 1414 शासन करती है, मतलब 94 ईयर। 94 साल में, 94 ईयर में ये सबसे बड़ी डायनेस्टी बनती है टाइम ड्यूरेशन के माध्यम से। मतलब टाइम ड्यूरेशन के यदि हम पर्पस से देखें तो ये सबसे बड़ी डायनेस्टी होती है। तुगलक डायनेस्टी सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करती है। इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक राज करती है। ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटी डायनेस्टी होती है। इन दोनों के नाम, सबसे बड़ी तुगलक डायनेस्टी और सबसे छोटी सैयद डायनेस्टी, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं स्लैब डायनेस्टी। 1206 से लेके 1290 के बीच में ये शासन करता है। स्लैब डायनेस्टी प्रमुख राजा यदि हमको से पूछे जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीन प्रमुख राजा होते हैं जो शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला राजा बनता है कुतुबी डायनेस्टी का, या फिर कहना चाहिए गुलाम वंश का पहला राजा जो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे राजा बनता है ये देख लेते हैं। गोरी जो होता है, गोरी गोरी की मृत्यु कब होती है? 15 मार्च 1206 को। 15 मार्च 1206 को गोरी की मृत्यु के पहले गोरी भारत में 3 मेजर युद्ध लड़ा करता है। कितने मेजर युद्ध लगता है? 3 मेजर युद्ध लड़ा करता है। कौन कौन से युद्ध लड़ता है? पहला जो युद्ध होता है उसमें से वो क्या होता है, उसका नाम वो होता है 1191। दूसरा युद्ध जो लड़ता है 1192 में। ये 4 युद्ध जीतने के बाद भारत में वो बहुत बड़ी मात्रा में जमीन जीतने में सक्षम हो जाता है। एक लगभग इतना बड़ा एरिया ये जीत लेता है। इसमें पाकिस्तान वाला पूरा रीजन, ठीक, दिल्ली तक का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे रीजन ये जीत लेता है। अब इतने बड़े एरिया को जीतने के बाद 15 मार्च 1206 को इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इसके पीछे काफी बड़ा साम्राज्य रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया। इस साम्राज्य में कोई ना कोई तो राजा चाहिए, जबकि गोरी का कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होते हैं। तो लाहौर की जनता, लाहौर पहले इसी एरिया में आता था, फिर पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, पहले इंडिया में होता था। लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को न्योता भेजती है, बुलावा भेजती है कि भाई आप आओ और यहां शासन करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, अपना विधिवत राज्याभिषेक कराता है 1206 में ही। कहां से? लाहौर से। लाहौर से अपना विधिवत राज्याभिषेक कराता है। विधिवत राज्याभिषेक कराने के बाद गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर यदि कोई बैठता है तो क्या होगा? उसके जो दूसरे उत्तराधिकारी होंगे वो उसका विरोध करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरे उसके उत्तराधिकारी विरोध करते हैं। उन उत्तराधिकारियों में मेनली होता है एल्दौज, कुबाचा और नसरुद्दीन महमूद। एल्दौज, कुबाचा और नसरुद्दीन महमूद। एल्दौज, कुबाचा, नसरुद्दीन महमूद ये इसका विरोध करते हैं। इन तीनों से अभी इसके पास क्या ऑप्शन है? अब यदि कोई विरोध करता है तो 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो उससे संबंध स्थापित करो, या उससे संबंध अच्छे करो, या दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास युद्ध। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नया नया राजा बना होता है, अभी जस्ट फ्रेशर में राजा बना होता है, तो ये युद्ध को नहीं प्रेफरेंस देता, नहीं चाहता कि वो युद्ध करे। वो क्या प्रेफरेंस देता है कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। तो इनसे ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। एल्दौज की जो पुत्री होती है उससे विवाह कर लेता है। कुवाचा की को
अपनी बहन से विवाह करवा देता है कुवाचा का। एल्दौस से अपनी विवाह किया तो ये इसका ससुर बन गया। कुवाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया। और नसरुद्दीन महमूद जो होता है 1208 में खुद ही आके छत्र और पताका भेंट करता है। जब नसरुद्दीन महमूद देखता है कि सब तो मान गए, एल्दौज मान गया, कुवाचा मान गया, तो मैं अकेले क्या लड़ाई करूं, या फिर लड़ाई करने के सक्षम नहीं होता, तो ये खुद ही आता है और छत्र पताका भेंट करता है। मतलब हम आपको राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमारा विरोध खत्म हुआ। एक और पर्सन से ये वैवाहिक संबंध स्थापित कराता है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करता है, वो होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यही बाद में आगे चल के गुलाम वंश का राजा बनता है। इल्तुतमिश ये अपने एरिया में या अपने टाइम पीरियड में मीरुत, कलिंजर, महोबा, रणथंबोर और कन्नौज पे शासन करता है। मेरुत, कलिंजर, महोबा, रणथंबोर और कन्नौज पे शासन करता है। इसको लाख बक्स कहा जाता है। लाख बक्स क्यों कहा जाता है इसको? ऐसा बोला जाता है कि जब ये गोरी का गुलाम होता है, सेनापति होता है, उस टाइम पे जब ये युद्ध जीता करता है, उस टाइम पे जब इसे पैसे मिलते हैं, तो ये वो सारे के सारे पैसे या मतलब जो भी उसको इनाम मिलता है, वो सारे के सारा इनाम वो किसको दे देता है? अपने सिपाहियों को दे देता है। इसलिए उसको लाख बक्स कहा जाता है। ये गिवर है ब्लैक्स का मतलब होता है। ये बहुत अधिक अत्यधिक उदार होता है। इसकी उदारता के कारण इसको हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी जाती है, या हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक उदार होता है। इस कारण ये एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है दिल्ली में, और ये 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करता है अजमेर में। ये दो फेमस मस्जिद का निर्माण कराता है 1194 में। 1194 में ये कहां पे आक्रमण करता है? अजमेर में आक्रमण करता है। अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता है और एक जैन विश्वविद्यालय होता है, सॉरी जैन मंदिर होता है। ये संस्कृत विश्वविद्यालय और जैन मंदिर पर आक्रमण करता है। संस्कृत विश्वविद्यालय और जैन मंदिर पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसका जो मलबा बचता है उससे दो मस्जिद का निर्माण करता है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। इन दो मस्जिद का निर्माण किया करता है। ये एक कुतुबुद्दीन, इसके गुरु होते हैं, गुरु कौन होता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। एक सूफी संत होते हैं। ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर ये कुतुब मीनार का निर्माण कराता है, या कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराता है। ये कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ तो कराता है, लेकिन पूरा करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई? किसने डलवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई। ये दोनों, एक क्वेश्चन कुतुब मीनार वाला, ठीक है, और ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको जरूर से जरूर याद रखिएगा। और लाख बक्स भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लाख बक्स की उपाधि किसको दी गई थी, या लाख बक्स किसको कहा जाता है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव डलवाने के बाद उसको पूरा करवाने का काम इसका दामाद होता है, अभी मैंने आपको बताया इल्तुतमिश पूरा कराता है। इल्तुतमिश का दामाद होता है। ठीक। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में इसका एक सहायक सेनापति होते। 1193 मतलब कब की बात हुई? ये तब की बात हुई जब गोरी जिंदा था, ये गोरी का गुलाम हुआ करता था, तब की बात हुई। गोरी के गुलाम के समय पे बख्तियार खिलजी नाम का एक सहायक सेनापति होता है, वो विक्रमशिला के नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करके उसको जला देता है 1193 में। इसके बाद ये पोलो खेलते समय 1210 में पोलो खेलता होता है, और पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर के। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा बनाया जाता है वो लाहौर में बनाया जाता है। ये उसके मकबरे की फोटो है, ये उसके मकबरे का जगह है, ये आप देख सकते हैं, लाहौर में इसका मकबरा बनता है। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, आराम शाह गद्दी पर बैठा करता है। आराम शाह सिर्फ 8 महीने शासन करता है, ये बहुत अधिक योग्य नहीं होता है। 8 महीने तक शासन करता है और बाद में इल्तुतमिश की हत्या कर देता है। इल्तुतमिश हत्या करने के बाद खुद गद्दी पर बैठता है।
आराम शाही के बाद, आराम शाही की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश जो होता है वो इल्बरी ट्राइब से या इल्बरी जनजाति से बिलोंग करता है। इल्तुतमिश की पहचान क्या होती है, इल्तुतमिश होता कहां पे है? तो इल्तुतमिश जो होता है वो ऐबक का गुलाम होता है, वह दामाद होता है। गुलाम व दामाद दोनों होता है। मैंने आपको ये बात ऐबक पढ़ाते समय में बताई थी, आप याद करिए या पीछे जाके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है किससे? इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह करा देता है। ये गुलाम भी होता है। चूंकि ये इल्तुतमिश इल्बरी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इस कारण से इस पूरी डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इल्बरी डायनेस्टी जो होती है या इल्तुतमिश का जो वंश होता है वो 1210 से लेके 1266 तक शासन करता है। 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और 1236 तक काम करता है। 1236 में लगभग ईयर का ड्यूरेशन होता है, 26 ईयर के ड्यूरेशन में ये शासन करता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अपने विरोधियों से निपटने के लिए, अपने विरोधियों को हराने के लिए ये 40 टर्किश सरदारों की एक टीम बनाता है। 40 तुर्की सरदारों की एक टीम बनाता है जिसको क्या नाम दिया जाता है? तुर्की चहलगानी। तुर्की चहलगानी में चूंकि 40 लोग होते हैं, 40 लोग होने के कारण इसको 40 भी कहा जाता है या 40 भी कहा जाता है। तुर्की चहलगानियों का अच्छा खासा दखल होता है इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश इस लोग को काफी हद तक छूट दिया होता है, काफी हद तक अपने दरबार में कोई भी मुद्दा उठाने के लिए छूट देता है। इल्तुतमिश पहला राजा बनता है जो 1229 के आसपास बागदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक अनुमति लेता है। इसके पहले तक जो भी राजा आए उन्होंने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सुल्तान के पद की वैधानिक अनुमति नहीं ली होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, पीएससी में पूछा सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1215 में और 1217 में एल्दौज और कुबाचा युद्ध करने के लिए आते हैं। एल्दौज और कुबाचा आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे भी आते हैं और एल्दौज से ये क्या करता है? एल्दौज की पुत्री से ऐबक विवाह किया करता है खुद, और कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करा देता है और दोनों के विरोध को शांत करता है। अब चूंकि आराम शाह की हत्या करता है तो आराम शाह जो होता है इसके रिश्तेदार लगे, तो इसके रिश्तेदारों की हत्या करने के कारण एल्दौज और कुबाचा फिर से विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। एल्दौज और कुबाचा के विरोध को दबाने के लिए ये युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद एल्दौज और कुबाचा को हरा देता है 1215 और 1217 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत का कोई भी विस्तार नहीं होता है या बहुत कम विस्तार होता है, पर इल्तुतमिश 5 युद्ध लड़ता है दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए। बंगाल अभियान करता है, ग्वालियर अभियान करता है, चंदेल अभियान करता है, उज्जैन अभियान करता है और भेलसा अभियान करता है। बंगाल अभियान में बंगाल का जो राजा होता है वो कौन होता है? हसामुद्दीन इबाज। हसामुद्दीन इबाज को 1225 में हरा देता है। हसामुद्दीन इबाज के पास जब इल्तुतमिश सेना लेके जाता है तो इल्तुतमिश की सेना देखकर हसामुद्दीन इबाज बिना लड़े हार मान लेता है और कहता है मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। पर जैसे ही इल्तुतमिश अपनी सेना लेके वापस आता है तो हसामुद्दीन इबाज फिर कहता है कि अब मैं हार नहीं मानता हूं और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करता हूं और जो कर है वो भी नहीं दूंगा। तो इल्तुतमिश अपने प्रिय बेटे नसरुद्दीन इसका बहुत ही प्रिय बेटा होता है, नसरुद्दीन को बंगाल अभियान के लिए भेजता है। नसरुद्दीन बंगाल अभियान में जाने के बाद 1236 में हसामुद्दीन इबाज से युद्ध करता है। हसामुद्दीन इबाज को पराजित करके बंगाल को अपने अंदर मिला लिया करता है। ये इसके बाद ग्वालियर अभियान करता है। ग्वालियर अभियान में राजा मंगल देव होता है, मंगल देव से को पराजित करके 1231 में ग्वालियर को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये उसके बाद चंदेल अभियान 1233 में, उज्जैन अभियान 1234 में, भेलसा अभियान 1235 में कंटिन्यूअस इतने अभियान किया करता है और इनको लाइन से हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये
इल्तुतमिश के टाइम पे लाहौर राजधानी से बदलकर दिल्ली कर दी जाती है। लाहौर किसके टाइम पे राजधानी होती है? लाहौर राजधानी होती है, लाहौर की पोजीशन ये होती है, लाहौर जो होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी होती है, और दिल्ली जो होती है वो इल्तुतमिश के टाइम पे राजधानी बनती है। इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर देता है। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत प्रिय होता है। लाहौर से ये अपना राज्याभिषेक भी कराया करता है, याद होगा आपको, मैंने जब पेपर में कवर कराया था। और लाहौर में इसका मकबरा भी बना हुआ है, ठीक है। तो लाहौर से काफी जुड़ा हुआ होता है, पर ये लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर देता है, ठीक। इसके बाद मंगोल आक्रमणकारी कौन होता है? चंगेज खान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आक्रमण किया करता है भारत पर। कब? 1221-22 के आसपास भारत पे आक्रमण करता है। चंगेज खान सिंध प्रांत पर आक्रमण किया करता है। सिंध प्रांत पे आक्रमण करने के बाद सिंध को जीत लेता है और वहां के ख्वाइजम के पुत्र जियाउद्दीन मांगबरनी को भगा देता है। जियाउद्दीन मांगबरनी भागने के बाद कहां आता है? पंजाब आता है। पंजाब में आकर इल्तुतमिश से शरण मांगता है, पर इल्तुतमिश को यह डर रहता है कि कहीं मैंने इसे शरण दी तो चंगेज खान मुझ पर भी आक्रमण ना करे, तो उसको ये शरण देने से, इसकी सहायता करने से मना कर देता है पंजाब में। 1228 में ये खुद ही जियाउद्दीन मांगबरनी खुद ही वापस लौट आया करता है, अपने देश वापस लौट आता है, और उसी के साथ मंगोल आक्रमणकारी का भी खतरा टल जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट कराया था, पर उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया, दिल्ली में बनी थी। ये अपने समय पे शुद्ध अरबी सिक्के, अरबी क्वाइन जारी करता है। इन अरबी क्वाइंस में क्या होता है, ये देख सकते हैं, इसे सिक्कों उसके टाइम के ये सिक्के हैं, इनमें अरबी लिखी हुई है, ये अरबी लिखी हुई है। ये उस टाइम पे जो सिक्के जारी करता है, एक सिल्वर का टका और कॉपर का जीतल जारी करता है। 175 गेंस के या 175 गेंस वजन के ये होते हैं। ये एक बहुत फेमस मस्जिद का निर्माण कराता है अजमेर में एक फेमस मस्जिद का निर्माण कराता है। ये इक्तादारी प्रथा भी शुरुआत करता है। इक्तादारी पहले इंडिया में नहीं चलती होती, ये बाहर से आई हुई प्रथा होती है। इक्तादारी में क्या होता है? अधिकारियों को नगद वेतन की जगह पर भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। इस भूमि को इक्ता कहा जाता है, इक्ता, ठीक, इक्ता कहा जाता है। इक्ता को एक अधिकारी को एक इक्ता दे दिया जाता है, और वो अधिकारी क्या करता है? एक इक्ते पे शासन करता है। एक इक्ते पे, उस इक्ते पे शासन करके उससे जो भी धन होता है, उससे जो भी राजस्व होता है वसूलता है, और कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा राजा को देता है। यही इक्तादारी प्रथा होती है, ठीक। ये अमीरों का, जो अमीर जो होते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे, आराम शाही के समय पे कुछ पावरफुल हो जाते हैं, अमीरों का विनाश कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। 28 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के और लेक्चर के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।